ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे साथ हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज से मिस्टर आनंद कुमार पाहुजा, जो आपको मार्केट के करंट स्टेटस के बारे में बताएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मार्केट के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ आज है गजनफर भी, जो आपको ट्रेडिंग के रूल्स और रेगुलेशंस बताएंगे। उसके अलावा आपको पीएसएक्स की जो करंट ऑफरिंग्स हैं, जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स देंगे और वो भी आपको मार्केट के बारे में कुछ बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस्टर आनंद कुमार को कहूंगी कि प्लीज वेलकम टू दिस सेशन। आप अपनी स्क्रीन ऑन करें और प्रेजेंटेशन भी शेयर करें। कैन यू हेयर मी मिस्टर आनंद? Uh, जी बिल्कुल, I can hear you. वेलकम टू द सेशन। Thank you so much. Thank you for having me here. कैसे Uh, हैं आप? ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे साल हैं? जी बिल्कुल ठीक। आप पहले सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को ये बताएं कि आज के सेशन में आप क्या क्या चीजें उनको बताएंगे। जी सो बेसिकली हम थोड़ा सा पहले तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि ब्रोकरेज हाउस क्या होता है, आपकी फर्म का इंट्रोडक्शन उनको देंगे एंड व्हाट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स वी ऑफर। फिर उसके बाद में उनको ब्रॉडली थोड़ा इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स और किस तरह से किसी स्टॉक को देखना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग, ये चीज़ें बताऊंगा। देन फिर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज रिसर्च ओरिएंटेड और नॉट, वो बताऊंगा। और रिसर्च अगर कर रहे हैं तो फिर रिसर्च किस तरह से करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा पार्टिसिपेंट्स को। सो एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई, आई वुड लाइक टू शेयर दैट प्रेजेंटेशन। तो फिर उसके साथ स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंटेशन शेयर कर दें। जी। आप सबको मिस्टर आनंद की वॉइस क्लियरली आ रही है? और सबको स्क्रीन विजिबल है? जी क्लियरली विजिबल है आपकी प्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्म्स इंट्रोडक्शन। या सो इंटरमार्केट सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज हाउस है जो कि फुल फ्लेश ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, विच इंक्लूड्स equities research, trade settlement execution, trade settlement। उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एडवाइजरी सर्विस भी ऑफर करते हैं। सो दीज आर जस्ट स्टेप्स कि किस तरह से एक ब्रोकरेज हाउस काम करता है। तो अगर आप कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यू नीड टू हैव एन अकाउंट इन अ ब्रोकरेज हाउस। तो आप सबसे पहले अकाउंट खुलवाएंगे। अकाउंट के बाद फिर वो फिर आपको एक एक्सेस मिलेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन बाय एंड सेल योर शेयर्स और अपने पोर्टफोलियो आप मॉनिटर कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एज आई एम पार्ट ऑफ इक्विटी रिसर्च टीम, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा कि इक्विटी रिसर्च टीम करती क्या है। सो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च बहुत जरूरी होती है। रिसर्च आपको बताती है कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक में भी पोटेंशियल है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट टू रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। तो वो हम रिसर्च करते हैं, देन वी राइट रिपोर्ट्स टू कम्युनिकेट रिसर्च टू द इन्वेस्टर्स। और हमारी जो रिसर्च की प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ चार डिटेल हमने लिखी हुई है। इंटर मार्केट परस्पेक्टिव, इसमें हम डिटेल रिपोर्ट्स लिखते हैं, इनिशिएशन रिपोर्ट्स। इसमें हम टीपी भी देते हैं, टारगेट प्राइसेस, प्राइस ऑफ स्टॉक्स। एंड उसके बाद इंटर मार्केट पल्स, जो कि हमारी डेली एक न्यूज़ न्यूज़ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। एंड देन मार्केट की डिटेल्स है, मार्केट के जो ट्रेडिंग नंबर्स होते हैं, देन योर ऑब्वियसली इंडेक्स के रिटर्न्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। देन इंटर मार्केट इंटेल। इंटेल इज बेसिकली कोई भी अगर ड्यूरिंग द मार्केट कोई एक न्यूज़ आ रही है या
एनीथिंग, कोई नोटिस कंपनी की मटेरियल इंफॉर्मेशन आ रही है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उस पर हम एक फ्लैश नोट, क्विक नोट होता है, वो हम लिखते हैं। उसके अलावा इंटर मार्केट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में एक डिटेल स्ट्रैटेजी नोट होता है पूरे साल, वो साल में एक बार हम स्टार्ट ऑफ ईयर जो पूरे साल का स्ट्रैटेजी बताते हैं कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, के किस तरह से वो मार्केट इन मैक्रो इंडिकेटर्स कैसे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक द मार्केट इंडेक्स क्या टारगेट होगा, एंड कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। सो इट्स एनुअल स्ट्रैटेजी। इसके अलावा इंटर मार्केट फेडरल बजट रिव्यू, जो कि हर साल एक बार बजट आता है, तो उस पे हम बजट पे कमेंट्री करते हैं कि तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द बजट। बाकी इसके अलावा दीज आर some of the awards जो कि in recent years हमें मिले हैं, that which includes एशिया मनी का 2020 में we were third best broker, local brokerage में 2020 में third best overall research में हमें मिला था। उसके अलावा सी एफ ए रिसर्च, सी एफ ए सोसाइटी का अवार्ड हमें हमें तकरीबन 4 सालों से कंसेक्यूटिव मिलते हुए आ रहे हैं, जिसमें 3 साल तो बेस्ट एक्विटी रिसर्च रिपोर्ट था, एक बार लास्ट ईयर 24 में रनर अप फॉर द बेस्ट एक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का अवार्ड मिला। सो दीज आर सम ऑफ द अवार्ड्स जो कि इन रिसेंट ईयर्स हमें मिले। बाकी अगर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो फिर हम बेसिकली सर्विसेज अपनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करते हैं, जिसमें हमारे पास रिटेल में, अगर हम लोकल में देखें तो लोकल में हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, रिटेल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं, रिटेल क्लाइंट्स भी हैं। इसके अलावा फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, और फॉरेन ब्रोकर्स के साथ भी हमारी कुछ डील्स है, जिसके थ्रू हम फॉरेन क्लाइंट्स की डील्स एग्जीक्यूट करते हैं। अ, बाकी इसके अलावा दैट्स आवर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं जिसमें जिसका वेब एक्सेस भी होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, देन यू कैन बाय प्लेस ऑर्डर्स ऑन योर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। उस पर आप अपना पोर्टफोलियो मॉनिटर भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक रिसर्च पोर्टल भी हम ऑफर करते हैं, जिसपे हमारी सारी की सारी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, एंड टेक्निकल चार्ट्स भी उसमें अपलोड होते हैं, एंड देन अनाउंसमेंट हिस्टोरिकल जो भी डेटा आता है मार्केट का, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स अ रिसर्च पोर्टल जो कि हमारे क्लाइंट्स को मिलता है। सो अभी हम आते हैं इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे। तो व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारी इन जनरल जो होती है वो होती है टू नो फुलफिल आर या टू अचीव आर गोल्स। तो वो गोल्स हमारे शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इज बाइंग अ हाउस इज अ लॉन्ग टर्म गोल, एंड लेट्स से वेकेशन इज अ शॉर्ट टर्म गोल। तो आपको उसके लिए सेव करना पड़ेगा, एंड आप सेव करेंगे तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाए और इसमें हम दिखा रहे हैं कि अगर आप सेव करेंगे, लेट्स से आप 5 साल तक सेव करते हैं, बट इन्फ्लेशन होता है, आप सिर्फ सेविंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से वो जो परचेसिंग पावर होती है आपके पैसों की, वो खत्म हो जाती है। तो लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और एक साल में वो आपकी सैलरी 10% बढ़ती है, तो बन जाती है 1,10,000। बट इन्फ्लेशन इज मोर देन 10%, तो वो एक्चुअली आपकी जो सैलरी है वो इन रियल टर्म्स कम होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आपकी रियल परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो आपका इसी तरह से जो आपकी सेविंग्स भी होती हैं, वो भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पैसे वही पड़े रहेंगे, तो आपके इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर कम हो जाती है। सो यू नीड टू इन्वेस्ट। और इन्वेस्टमेंट में आपके पास जो डिफरेंट तरह के एवेन्यूज होते हैं, एक तो फिक्स एंड नॉन फिक्स इनकम की इन्वेस्टमेंट ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो हम फिलहाल चूंकि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं, देन विल डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एंड नॉन फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, उनके रिटर्न रिस्क ऑब्जेक्टिव्स प्लस कंपेयर करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में वही बाय एंड सेल शेयर्स। तो शेयर्स का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिंग इन इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी। तो आप कंपनी का एक शेयर या स्टेक लेते हो, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन होता है। तो उसमें फिर आपके जो रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट आर टाइड टू कंपनीज परफॉर्मेंस। सो अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका रिटर्न इंक्रीज होगा, और अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो आपका रिटर्न भी कम होगा। इसी तरह से जो रिस्क कंपनी के प्रॉफिट्स को होते हैं, वो रिस्क इवेंचुअली आप जब भी इन्वेस्ट करते हो किसी स्टॉक में, तो वो रिस्क आप लेते हो।
लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी एनर्जी कंपनी एनर्जी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जो भी एनर्जी स्टॉक होते हैं उसकी प्राइसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस से लिंक होती है। तो आपने ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट किया डीसी में, और वो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट ऑयल प्राइसेस, अगर आपका रिस्क क्या हो गया इसमें, ऑयल प्राइसेस अगर कम हो रही हैं, अगर ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा कंपनी का, एंड देन वो फिर प्रॉफिट कम होगा तो शेयर प्राइस कम होगी। दैट्स नेगेटिव फॉर यू। सो ये भी इस यहाँ पे एक रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको बताता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है टू परफॉर्म वेल, या कितना, क्या क्या रिस्क है इसमें, कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक। सो अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें पाकिस्तान 100 इंडेक्स को, तो केसी 100 इंडेक्स को, विच इज 100 लार्जेस्ट जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको मिलाकर बनता है। तो वो 1992 में स्टार्ट हुआ था विद 1000 तो अभी 2017 में जो लास्ट ऑल टाइम आया था वो 2017 में था 53,000 पॉइंट्स का। उसके बाद मार्केट नीचे आई थी, एंड देन अभी 139,000 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ था इन जुलाई। दैट वाज ऑल टाइम हाई। तो अगर हम 17 तक कंपेयर करें, तो तब 53 टाइम्स रिटर्न था। और अगर हम अभी देखें तो अभी तकरीबन कोई 139 टाइम रिटर्न इंडेक्स दे चुका है। और अगर 10 साल और 20 साल का भी अगर हम कंपेयर करें, तो वो कोई तकरीबन 14 एंड 18% का रिटर्न ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट ने दिया है। दिस इज मोर देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ज्यादा का रिटर्न है। एंड केगर, अगर लॉन्ग टर्म केगर हम देखते हैं, विच इज 20% ऑफ, विच इज मच हायर देन इन्फ्लेशन। तो हमें ये बताता है कि स्टॉक मार्केट क्यों बेनिफिशियल है इन लॉन्ग टर्म। आप हमेशा स्टॉक मार्केट में और परफॉर्म करते हो देन अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। So these are some of the three stocks cement companies. तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वैल्यू क्रिएशन हो रही है एंड डिस्ट्रक्शन हो रही है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, किसमें ग्रोथ आ रही है, जिन जिन स्टॉक्स में ग्रोथ आ रही है और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जिनकी मैनेजमेंट बेहतर है, दैट विल आउट परफॉर्म इन लॉन्ग टर्म। सो 10 साल का अगर हम कैगर देखें तो बेस्ट सीमेंट का 12.5% है, लकी सीमेंट का 12.1% है, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से रही है, और उसके साथ साथ वो परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइसेस में भी दिखती है। बट ऑन द अदर हैंड पावर सीमेंट की परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही, सो दैट कैगर रिटर्न इज 3.6%, विच इज लो। एंड नाउ यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड इनकम, जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है हमारे। So the risk return trade-off जो होता है, so higher risk is basically higher return and lower risk is low return। तो आपका जो फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट साइड होती है उसमें नॉर्मली आपके जो रिटर्न होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि वो रिस्क लो होता है। जो जो इन्वेस्टर लो रिस्क प्रेफर करते हैं तो वो फिक्स इनकम में जाते हैं। तो फिक्स इनकम में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो होते हैं बैंक डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपके पास इस्लामिक सिक्योरिटीज भी आती है, नॉन इस्लामिक भी आती हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, इनकम म्यूचुअल फंड्स भी आपके पास ऑप्शंस हैं। सो बैंक डिपॉजिट्स तो आपके अकाउंट में ही रहते हैं, विच इज, और इस वजह से वो जो रिस्क हो जाता है वो बिल्कुल लो होता है। गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है कि आपको कुछ अमाउंट को मिलता रहेगा। अगर हम 2000 से 2020 तक कंपेयर करें, तो जो सेविंग अकाउंट्स ऑन एवरेज रिटर्न था वो था 5%। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम देखें, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दो तरह की होती है। एक तो टी बिल्स आपके होते हैं जो कि डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑप्शन करता है, और आप बैंक्स के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वो 9% का रिटर्न था। उसके अलावा जो नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट्स होते हैं वो तकरीबन ऑन एवरेज 11% का रिटर्न दिया था, विच इज स्टिल हायर देन इन्फ्लेशन, बट 70% ऑफ इन्फ्लेशन। बट स्टिल अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करें तो इट इज मच लोअर देन द 20% के रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट। बाकी इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो भी फिक्स इनकम होता है, तो इसलिए वो लो रिस्क हो जाता है, बट वो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट का रिस्क उसमें आ जाता है, तो इस वजह से वो रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होता है देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और मनी मार्केट एंड इनकम फंड्स में भी मोर लेस तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितना ही रिटर्न आपको मिलता है, बट रिस्क अगेन उसमें लो होता है। ऑन द अदर एंड अगर हम देखें
स्टॉक मार्केट्स को तो वो मॉडरेट टू हाई रिस्क मार्केट होती है। उसमें नॉन फिक्स्ड इनकम एक्चुअली वो मॉडरेट टू हाई रिस्क मार्केट होती है, तो उसमें मेनली हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। बाकी इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी होते हैं। सो स्टॉक मार्केट इज बेसिकली उसमें आप शेयर्स, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में ट्रेड करते हो। एंड देन उसमें जो आपका मेजर बेनिफिट होता है, आप खुद अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज कर सकते हो, आपको डिविडेंड रिटर्न मिलता है। एंड आप किसी बड़ी कंपनी में उसके स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उसका सबसे बड़ा जो मसला होता है उसमें होता है कि एक रिस्क होता है उसमें। सिंस रिटर्न इज हायर, तो आपको एक रिस्क भी उसमें मिलता है। तो उसका रिटर्न अगर हम 2000 से 2020 तक देखें तो 18% का एनुअल रिटर्न है। उसके अलावा आप नॉन फिक्स इनकम में थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं होती खुद अपने फंड्स आगे करने के, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं। एंड देन वो म्यूचुअल फंड्स फिर नॉर्मली वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल उनकी वही हो जाती है, बट ये कि एक फंड मैनेजर, एक ट्रेन फंड मैनेजर आपका फंड को मैनेज करता है, देन आपको रिटर्न देता है। अगेंस्ट इट वो आपकी फीस भी एक चार्ज करता है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अ, उसमें आपको एनुअल प्रीमियम्स देने पड़ते हैं, देन कोई रेगुलर इनकम आपको उसमें नहीं मिलती। बट क्या, अगर लेट्स से आपको एंड ऑफ द पीरियड जो होता है वो पूरा का पूरा रिटर्न आपको एक साथ मिल जाता है, तो इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट का, जिसमें गोल्ड हो गया, ऑयल एंड अदर एनी कमोडिटीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको उसमें ये होता है, उसका बेसिकली कोरिलेशन विद अदर बिजनेसेस कमोडिटीज का कम होता है। जब भी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं। सॉरी सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन आपका जो फेस है ना वो थोड़ा आप स्क्रीन दूर कर दीजिए ताकि वो क्लियरली। जी हाँ। ओके। हाँ सही से अब वो सही है। अभी ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक या यू। नो। सो या सो आई वाज ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो वी हैव ऑप्शन गोल्ड एंड एनी ऑयल या कॉटन, इस तरह की कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें ये होता है कि एक इन्फ्लेशन हेज होता है, और कमोडिटीज का नॉर्मली लो कोरिलेशन होता है विद द अदर, विद स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली। तो अगर लेट्स से स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करे, तो कमोडिटी प्राइसेस में मूवमेंट आती है, वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। बट अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न उनका भी देखें तो गोल्ड का 10% है 20 सालों में, कॉटन का 1%, ऑयल का 4%। बाकी इसके अलावा इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स में अगर देखें तो कॉन्स का सबसे बड़ा होता है, वो तो खैर हम डेरिवेटिव्स के थ्रू भी अब जा सकते हैं, बट मेजर फिजिकल होल्डिंग में रिस्क ऑफ थेफ्ट और मैनेजिंग कॉस्ट हमारी इंक्लूड होती है इसमें। उसके अलावा यूएस डॉलर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदर करेंसीज में। तो वो भी हमारी इकॉनमी के या फॉरेन इकॉनमी पे हम बैठ लेते हैं कि अगर फॉरेन इकॉनमी परफॉर्म करेगी तो उसके बाद हम वो करेंसी परफॉर्म करेगी एंड रिटर्न मिलेगा। अगर नहीं करेगी तो फिर इवेंचुअली हमारा लॉस होगा। तो उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी यूएस डॉलर का 2000 से 2020 6% पर एनम ऑन एवरेज बनता है। जीडीपी का 5% एंड जापानीज येन का भी 6%, इस तरह से जो मेजर करेंसीज उनका बनता है। उसके उसके अलावा रियल स्टेट में हम किसी फ्लोट प्लॉट की या फ्लैट की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वो एक हमारे पास ऑप्शन होता है। तो वो भी उसमें ये कि हम लिक्विड काफ़ी होता है, और आपको एक लार्ज कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। एंड लाइक स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रियल स्टेट में आपको एक मेजर आउटले करना पड़ता है। और उसके अलावा उसका भी अगर हम रिटर्न देखें, दैट इज 11% पर एनम ऑन एवरेज, सो विच इज स्टिल लोअर देन स्टॉक मार्केट। सो इन्वेस्टमेंट, हाउ टू इन्वेस्ट, तो दे आर बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में, या तो आप इन्वेस्ट करते हो। ट्रेडिंग आपका एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म ये होता है आपका कि आप मे बी नेक्स्ट इन 5 to 6 मंथ और 1 ईयर सो पैक व्यू होता है आपका, उस साल में आप कोई 5-10% कमाकर एंड देन आप एग्जिट कर लेते हो, आप फिर दूसरे स्टॉक में चले जाते हो कुछ महीनों में। तो वो आपका शॉर्ट टर्म व्यू होता है। इन्वेस्टिंग इज बिट लॉन्ग टर्म।
उसमें आप शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होती हैं तो उनको आप इग्नोर करते हो एंड यू लुक एट द बिजनेस। आप बिजनेस देखते हो कि बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है और आप फिर उस पे बैठ लेते हो। इन ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन प्राइस मूवमेंट्स पे बैठ लेते हो एंड देन इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस एंड आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बैठ लेते हो। इफ यू थिंक कि ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रही है तो आप फिर उसमें इन्वेस्ट करोगे एंड यू stick to that investment for 2 to 3 years and then आपको फिर वो रिटर्न रियलाइज इवेंचुअली हो जाता है। तो जब नॉर्मली ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग इज मच मोर रिस्कियर देन इन्वेस्टिंग। कि ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स आप देखते हो तो वो रिस्कियर बन जाता है, इन्वेस्टमेंट इज योर लॉन्ग टर्म, तो फिर उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 5 to 10% ऑफ योर इन्वेस्टेबल एसेट्स को ट्रेडिंग में ही रखो। इसके अलावा आप अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो तो आप देखते हो कि विच स्टॉक इज राइट फॉर यू। तो स्टॉक को आप कैसे देखोगे, तो आपको तो इसके लिए स्टडी करना पड़ता है कि विच कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है कि उसमें ग्रोथ आ रही है, या कौन सा सेक्टर है जो विच डू यू थिंक कि वो उसमें अभी ग्रोथ खत्म हो चुकी है, इट्स ऑन डिक्लाइन नाउ। तो जो सेक्टर आपको लगता है कि जिसमें ग्रोथ आ रही है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो एंड उस आप दूसरा उस सेक्टर में देखते हो कि वो प्रोडक्ट्स कौन सी ऑफर कर रहे हैं। तो आर दीज डिस्क्रिशनरी और एसेंशियल प्रोडक्ट्स। अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे वो जैसे फार्मास्यूटिकल हो गए, तो कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट हो, वो प्रोडक्ट्स आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स की सेल इतनी सच इम्पैक्ट नहीं होती है किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिजनेस साइकिल में, एज कम्पेयर टू डिस्क्रिशनरी। जैसे डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स आर ऑटो सेल्स अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑटो सेल्स इवेंचुअल इम्पैक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल्स क्योंकि वो एसेंशियल है तो वो कम नहीं हो सकते। तो आप उसमें फिर उन स्टॉक्स पे बैठ लेते हो। इसके अलावा मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ अ कंपनी मैटर्स द मोस्ट। कि आपको पता हो कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उसके बाद ही फिर आप अपना डिसीजन लो, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट रन करती है। आप इवन तो आपकी शेयर होल्डिंग होती है बिजनेस में, बट आप डायरेक्टली ऑपरेशनली एक्टिव नहीं होते उसमें, तो वो मैनेजमेंट ही ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है और वही रन करती है। तो मैनेजमेंट इज साउंड तो इवेंचुअली वो फिर रिजल्ट में भी रियलाइज हो जाता है कंपनी के। बाकी उसके अलावा वैल्यूएशंस पे भी को भी देखना लाजमी होता है। वैल्यूएशन को इस तरह से कि इवन दो मैनेजमेंट क्वालिटी कंपनी की अच्छी है और उसके अलावा इसेंशियल प्रोडक्ट है कंपनी की, तो वो भी मसला नहीं है, आपको सेक्टर में ग्रोथ भी आ रही है। बट वैल्यूएशन उसकी महंगी है, तो वो महंगी वैल्यूएशन जिस कंपनी की होती है तो आप फिर उन कंपनीज को अवॉइड करते हो क्योंकि वो फिर अपसाइड उसमें नहीं होती है। जो भी पॉजिटिव्स होते हैं वो प्राइसिंग हो चुके होते हैं एंड देयर इज नो सच अपसाइड, तो फिर आप उसको अवॉइड करोगे। और जो सस्ती वैल्यूएशन पे हैं, जो स्टॉक चीपली ट्रेड कर रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। वो आपको रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करोगे कि कौन से स्टॉक सस्ते हैं, अंडर वैल्यूड है, और उसमें फिर आप इन्वेस्ट करोगे। अ, बाकी इसके अलावा रिसर्च रिसर्च आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टिंग के लिए आपको रिसर्च लाजमी होती है। तो ये जो पिक्चर्स हैं दो रिपोर्ट्स, ये हम रिपोर्ट्स इस तरह लिखते हैं, इसमें हम कॉल देते हैं जो भी हमारी सस्ती वैल्यूएशन होती है उस पर बाय कॉल जाता है, और जो महंगे होते हैं उस पर सेल जाता है। और जो न्यूट्रल जिसमें इतनी अपसाइड नहीं होती बट डाउन साइड भी नहीं होती तो वो फिर हम न्यूट्रल कॉल उस पर निकालते हैं। तो ये दो रिपोर्ट्स है, रीसेंट रिपोर्ट्स, जिस पे हमने कॉल्स निकाले थे। अ, और रिसर्च करने का तरीका क्या होता है, रिसर्च करने का सबसे जो तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स रीड करते हो अबाउट दैट सेक्टर्स या अबाउट मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो सब स्टार्ट करते हो, उसके बाद फिर सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है आप रीड करते हो, समझते हो कि सेक्टर में चल क्या रहा है, और फ्रेंड्स में अप टू डेट, स्टे अप टू डेट विद फ्रेंड्स। फिर आपको जब सेक्टर की नॉलेज आ जाती है उसके बाद फिर आप कंपनी पे आते हो। कंपनी पे जब आप आते हो तो कंपनी की जो रिसर्च रिपोर्ट, कंपनी की जो अकाउंट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। वो आपको सब कुछ बताते हैं अबाउट द कंपनी। तो आपको कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ते हो एंड देन फिर आप एनालिस्ट जो रिपोर्ट्स लिखते हैं, इंडस्ट्री के एनालिस्ट का, वो भी पढ़ते हो। वो भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देता है अबाउट द कंपनी, अबाउट द सेक्टर। एंड देन आप उसको उससे उससे बेस बनाकर
आ गई, आपको पता लग गया कि सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है, सेक्टर किस तरह से चलता है, उसके बाद फिर आप उसके फाइनेंशियल द नंबर्स रन करते हैं। फिर नंबर्स जो आप रन करते हो वो होता है आपका फाइनेंशियल मॉडल। तो आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो। तो इस पे आप सबसे पहले तो फाइनेंशियल मॉडल जब स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते हो आप इकोनॉमिक एनालिसिस से। जो भी आपका फाइनेंशियल मॉडल स्टार्ट होगा तो इसमें कुछ ना कुछ आपके अजम्पशन होंगे, ग्रोथ रेट के, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। बिकॉज जो भी आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल या रिसर्च करोगे किसी भी कंपनी के पे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का इन मैक्रो एस्टिमेट्स पे या मैक्रो असम्पशन से लिंक्ड होता है। तो आपको इनका फोरकास्ट चाहिए होता है। फिर उसके बाद आप सेक्टर एनालिसिस करते हो। सेक्टर एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सेक्टर पे जब काम करें तो उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, सप्लायर्स है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने assumptions ही फिल करते हो। देन योर कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में जो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, सब चीज़ें ऑन मीडिया या कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस होते हैं, मीडिया टॉक्स होती है, मार्केट सर्वे, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। वो भी आप मॉडल में अपनी फोरकास्टिंग के लिए ऐड करोगे। एंड देन उसके बाद आप फाइनेंशियल एनालिसिस करके, एनालिसिस में आपके पास ये होता है फोरकास्ट करके फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आपका कैश फ्लोज बनते हैं। कैश फ्लोज के बाद आप वैल्यूएशन पे आते हैं। तो आपको वैल्यूएशन के जो तरीके होते हैं, मेजरली एक फॉलो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का। तो आपके पास जब कैश फ्लोज बिल्ड हो जाएंगे तो आप उसको आज की डेट पे डिस्काउंट करोगे टू गेट अ बिजनेस वैल्यू। तो उसको हम DCF बोलते हैं। उसके अलावा कंपैरेबल एनालिसिस जो होता है, कंपैरेबल एनालिसिस में होता है कि दैट्स अ रिलेटिव वैल्यूएशन। हम मल्टीपल देखते हैं कि लेट्स से एक स्टॉक है, दो कंपनीज है एक सेक्टर में। एक कंपनी 8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, एक कंपनी 11 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। जबकि मार्केट 9 के मल्टीपल पे। तो दैट्स अ जनरल व्यू, बट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनीज हायर मल्टीपल पे भी ट्रेड करें बट स्टिल चीप। बट दैट्स जनरल व्यू जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें आप ये देखते हो कि जो कंपनी महंगी ट्रेड कर रही है वो क्यों महंगी ट्रेड कर रही है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो उसको भी इवेंचुअली 8 के मल्टीपल पे ट्रेड करना चाहिए या 9 के मल्टीपल पे, मार्केट मल्टीपल पे ट्रेड करना चाहिए। या तो अगर हाई ग्रोथ आ रही है उस कंपनी में तो उसको फिर 11 का मल्टीपल वो जस्टिफाई कर रही है तब तो तभी वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 11 के पे ट्रेड करनी चाहिए। वरना, या तो फिर अगर दोनों कंपनीज एक जैसी हैं, एक कंपनी 8 के मल्टीपल पे ट्रेड ट्रेड कर रही है, एक कंपनी 11 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, तो क्या करूंगा, मुझे जो सस्ती कंपनी मिल रही है मैं सस्ती कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो दैट्स अ कंपैरेबल एनालिसिस। और मैं चीप स्टॉक फाइंड करके उस चीप स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। बाकी इसके अलावा रिकमेंडेशन जो होती है, जैसे मैंने आपको कॉल्स बताए, तो इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस तो फिर वो बाय कॉल होगा। इफ द वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज लेस देन प्राइस तो फिर सेल कॉल होगा। अगर वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस तो फिर होल्ड कॉल होगी हमारी। तो ये एक फाइनेंशियल मॉडल है OTDC का। तो इसमें हमारा फोरकास्ट भी है, और ये हमारी में अजम्पशन शीट है, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शीट है। तो इस तरह से हम बिल्ड करते हैं फाइनेंशियल मॉडल, और फिर हम उसको फोरकास्ट करते हैं, उसके हर हेड को फोरकास्ट करते हैं। फाइनेंशियल मॉडल की जब इनकम स्टेटमेंट बनती है उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट बना के फोरकास्ट को भी, उसके बाद फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना के वहां से हम फिर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं। हाँ, या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो। थैंक यू सो मच मिस्टर आनंद। थैंक यू फॉर योर डीप रिसर्च। आपने बहुत अच्छा मार्केट के बारे में बताया। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि टाइम कम है तो हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो कि मिस्टर गजनफर साहब देंगे। मिस्टर गजनफर, प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें। थैंक यू मैगना। प्लीज कर दें, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है ना?
जी जी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मिस्टर आनंद, थैंक यू। चलें जी, as this session is towards its end, 12 अगस्त को आई थिंक कंपटीशन एंड हो जाएगा। तो अगेन लेट्स हैव अ रिविजिट के हमारे कंपटीशन के रूल्स क्या थे। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो एलोकेशन का रूल है। लास्ट टाइम भी हम लोग हमेशा रिपीट करते रहे बिकॉज ये वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया है अगर आपका टॉप जो पोजीशंस हैं उसमें एलिजिबल हो। तो सबसे पहले है कि आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 70% से 95% तक होना चाहिए, विच मीन्स कि आपका कैश एक्सपोजर जो है वो 5% से 30%, जिस दिन कंपटीशन एंड हो रहा होगा उस दिन भी जो है वो आपका पोर्टफोलियो में 5% टू 30% का कैश होना चाहिए। सेकेंड है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एटलीस्ट 5 सेक्टर्स का एक्सपोजर होना चाहिए। टोटल पीएसएक्स के मैं रिपीट कर दूं कि 36 सेक्टर्स हैं और उसमें से टॉप 10 सेक्टर्स भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बट एटलीस्ट 5 सेक्टर्स में आपका एक्सपोजर होना चाहिए और किसी भी एक सेक्टर में 25% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो सकता। इसको अगेन आप कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है उसका आप 25% कैलकुलेट करेंगे कि कितना बनता है, उससे ज़्यादा जो है वो एक सेक्टर में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इसी तरह सिंगल स्टॉक का एक्सपोजर जो है वो आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्राइटेरिया है पोर्टफोलियो टर्नओवर का। इस पे काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा कंप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि पोर्टफोलियो टर्नओवर जो है जो इस तरह कैलकुलेट होता है कि आपकी जो टोटल नेट बाय और नेट सेल है उसमें से जो आपकी लोएस्ट है आप उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में आप अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू को रखेंगे। इस तरह आपका ये रेशो कंप्यूट होगा। ये रेशो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जून का रिटर्न है इंटरनेशनल मार्केट्स का। अ, पाकिस्तान का जो है वो हाईएस्ट रिटर्न था 1 ईयर का 57.1% रीजन में। इसी तरह अगर हम कैलेंडर ईयर 24 का देखें तो भी ऑलमोस्ट 80% था, जो कि ग्लोबली सेकंड बेस्ट रिटर्न था। और अगर अभी भी हम देखें जुलाई का जो मंथ एंड हुआ है तो उसमें के एस सी 100 इंडेक्स ने आपको 11% का रिटर्न दिया है इन अ सिंगल मंथ। ये टॉप 10 सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं एज ऑफ जुलाई 31, यानी कल जो मार्केट ने एंडिंग दी थी उस हिसाब से टॉप सेक्टर्स और स्टॉक्स की पोजीशन आपके सामने है। टोटल 36 सेक्टर्स जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें कमर्शियल बैंक्स का मोर देन 20% शेयर है इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, सीमेंट है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टॉप 10 कंपनीज भी जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से बता दी गई हैं। ओजीडीसी है, यूबीएल है, मारी एनर्जीज है। और जो पीएसएक्स का जो टोटल मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 16.7 ट्रिलियन है एज ऑफ जुलाई 31, 2025। अब इसमें चूंकि कंपटीशन टुवर्ड्स द एंड है तो जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या आपका जो एप्लीकेशन उसका इंटरफेस किस तरह दिखता है और क्या क्या आप किस तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमें कौन से फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको जो है आइडियली एक एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा जिसके थ्रू जो है वो आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन में जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट हर ब्रोकर ही प्रोवाइड कर रहा होता है वो ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इंडेक्स वॉच का। इंडेक्स वॉच में आपके पास पीएसएक्स के जितने भी इंडाइसेस हैं, ऑलमोस्ट टोटल 18 इंडाइसेस हैं अभी पीएसएक्स के, उनकी जो आपको डेली परफॉर्मेंस है वो शो हो रही होगी। इसी तरह जब भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो आपको अपनी पेमेंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी ब्रोकरेज अकाउंट में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उसके बाद ही जो है वो आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो पेमेंट डिपॉजिट जो वो आपका जो भी ब्रोकर होगा वो आपको अकाउंट डिटेल्स दे रहा होगा। आप उन अकाउंट डिटेल्स में जो है वो आप उस अकाउंट में जो है वो अपनी पेमेंट डिपॉजिट करा के ब्रोकर के साथ या तो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे या जो भी ब्रोकर का मैकेनिज्म होगा और उसको आप उस तरीके से नोटिफाई करेंगे और फिर जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि मैंने जो है वो पेमेंट डिपॉजिट करा दी जो कि ऑलमोस्ट 1,39,000 थी और ये मेरा पोर्टफोलियो है अभी
आज के दिन पे जब मैंने अपनी पेमेंट डिपॉजिट करा दी है, बट मैंने अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करी है, तो मेरे पोर्टफोलियो में जो है वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब जब हम ट्रेड प्लेस करने जाते हैं तो आप या तो बाय कर सकते हैं या फिर जो है वो सेल कर सकते हैं। बाय और सेल में जो आपके पास मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है आपका लिमिट ऑर्डर और एक होता है आपका मार्केट ऑर्डर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है और इसकी फंक्शनिंग किस तरह होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइपोथेटिकल केस लिया हुआ है कि ओजीडीसी है और मुझे उसके जो है 100 शेयर्स परचेज करने हैं, जिनकी अभी अगर आप शेयर प्राइस देखें तो वो चल रही है 211.2 रुपीज। अब लिमिट ऑर्डर ये होता है कि आप अपनी मर्जी की जो है वो प्राइस सेट कर सकते हैं। आप जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस या उससे कम प्राइस जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इस केस में जो है मैंने अपनी प्राइस सेट की है 211.5 रुपीज। इसी तरह जब आप मार्केट ऑर्डर पे आते हैं तो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मार्केट ऑर्डर में जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस चल रही है, जैसे इस केस में बीएफ एग्रो की प्राइस 29.03 रुपीज चल रही है, आपका ऑर्डर जो है वो उसी प्रिवेलिंग प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस एंटर नहीं कर सकते। ये एक बेसिक डिफरेंस है लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। इसी तरह मैंने कुछ परचेजेस करी हैं और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ जब इसमें मैंने ईटीएफ और रीट्स को भी इंक्लूड करा है, बिकॉज ईटीएफ और रीट्स हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं और ये पीएसएक्स की प्रोडक्ट्स में से भी है जिसमें आप पोर्टफोलियो जो आपका कंपटीशन है उसमें भी पार्ट ले सकते हैं। तो जब मैंने सारी परचेजेस कर ली उसके बाद जो मेरी पोर्टफोलियो की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है, जो कि बॉटम राइट पे दिख रही है। मेरी नेटवर्थ भी शो हो रही है। बाइंग पावर का मतलब ये है कि मेरे पास कैश कितना बचा है और जो मैंने शेयर्स खरीदे थे उनकी क्वांटिटी क्या थी, वो ट्रेड मैंने किस प्राइस पे की है और करंटली उनकी प्राइस क्या चल रही है, प्लस उसमें मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, ये भी जो है वो आपको एट रियल टाइम शो हो रहा होता है। फिर कुछ इंडाइसेस की रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। जैसे आनंद साहब ने भी कुछ चीज़ रिटर्न्स के बारे में जिक्र किया था कि पीएसएक्स का KSE 100 इंडेक्स जो है वो उसका हिस्टोरिकल रिटर्न किस तरह का रहा है। तो ये KSE 100 का जो 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 13.83% यानी 14% रिटर्न है। इसी तरह मैंने पहले भी जिक्र करा कि कैलेंडर ईयर 24 की अगर आप बात करें तो उसमें 84% का रिटर्न था। और अगर आप फिजिकल ईयर 25 की, जो कि जुलाई 24 से जून 25 तक का रिटर्न था, वो ऑलमोस्ट पीकेआर टर्म्स में 60% का था और डॉलर टर्म्स में 57% का था। तो इस चीज़ से हमें आइडिया ये होता है कि इक्विटी मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ले रहे हैं तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको जो है गेन मिलेगा। बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। तो इसमें जितना चांस है अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने का, उतना ही ज्यादा जो है आपको लॉस भी हो सकता है अगर आपके पास आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं उसके पीछे कोई सॉलिड रेशनल नहीं है। इसी तरह पीएसएक्स का जो इस्लामिक इंडेक्स है KMI 30, इसका भी रिटर्न ऑलमोस्ट 12.43% रहा है। 10 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न है ये। अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है फोकस करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जो है वो हमारी वर्किंग किस तरह की होनी चाहिए। इसमें से अगेन मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा बिकॉज आनंद साहब ने जो है वो काफ़ी डिटेल में बताया कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसकी क्या क्या चीज़ें जो है उनको कंसिडर कर रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ कंपनीज की एग्जांपल भी दी थी कि एक हम ये किस तरह देखते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो मैं वापस से कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव का आइडिया होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप अगर तो आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आप जाएंगे फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज की तरफ। अगर आपके पास आपकी एपेटाइट इतनी है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो यू विल एंटर द स्टॉक मार्केट। बट उसमें ज़रूरी ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली आप किसी न किसी स्टॉक में एक्सपोजर ले रहे होंगे, तो उस कंपनी का आपको आइडिया होना चाहिए कि उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस किस तरह रही है, उसकी फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और फ्यूचर में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या फॉर एग्जांपल बजट में जो उससे रिलेटेड पॉलिसीज आई हैं वो किस हद तक जो है वो कंपनी के लिए या सेक्टर के लिए जो है वो फेवरेबल है। और इसकी सबसे अगर अच्छी सोर्स है जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो ब्रोकरेज हाउसेस की रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस के पास जो है एक इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है, उसमें कुछ कंपनीज होती हैं जिन पे वो अपनी कवरेज कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें, सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू ले लें या अपने ब्रोकर से भी बात कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस कंपनी के बारे में जो ब्रोकर है वो फ्यूचर में क्या सोच रहा है, उसकी टारगेट प्राइस क्या होगी। टारगेट प्राइस का मतलब ये होता है कि ब्रोकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी फ्यूचर में प्राइस कितनी होगी। अगर तो फ्यूचर में उसकी प्राइस ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है और अभी मार्केट प्राइस कम है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी था कि इसकी एग्जाम्पल बता दें, तो मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूँ कि अगर अभी प्राइस है 20 रुपीज
और टारगेट प्राइस है 30 रुपीज। इसका मतलब ये कि कंपनी जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी प्राइस जो है फ्यूचर में इंक्रीज होगी। इसी तरह कुछ कंपनीज पे जो है वो रिसर्च हाउसेज अपनी सेल कॉल भी देते हैं। सेल कॉल का मतलब ये होता है कि उनको लगता है कि जो आप उनकी टारगेट प्राइस है स्टॉक की वो कम है, और जो करंट प्राइस है वो ज्यादा है, या फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरह की आने वाली हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इस तरह की चीजें होने वाली हैं जिसकी वजह से जो है वो सेक्टर पे या उस कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो बाय कॉल और सेल कॉल का जो सबसे अच्छी सोर्स है वो आपका रिसर्च हाउस या आपका ब्रोकरेज ही होता है। उसके थ्रू आपको आइडिया हो जाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है। बट आपके लिए ये ख्याल रखना जरूरी है कि कभी भी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ही स्टॉक में या एक ही सेक्टर में डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी न्यूज आती है, कोई ऐसे इवेंट अगर होता है जिसकी वजह से उस सेक्टर के लिए या उस स्टॉक के लिए नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो एट रिस्क आ जाएगा। इसी तरह कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जिस पे फोकस करना जरूरी होता है। एक तो होता है आपका अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर आपको ये बताता है कि एक शेयर पे जो है वो कंपनी आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है। अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली वो कंपनी आपके लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी तरह प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बेसिकली प्राइस को जो है उसकी अर्निंग से कंपेयर करता है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो किसी कंपनी का कम है कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्रियल कंपेयर टू इट्स पीयर्स, या इंडस्ट्री में प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, तो सिट्रस पेरेबस ये अज्यूम किया जाता है कि कंपनी की जो प्राइस है वो कन्वर्ज करेगी टुवर्ड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी प्राइस टू अर्निंग्स अगर कम है तो इसका मतलब है कि प्राइस कंपनी की इंक्रीज करेगी। इसी तरह जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक तो आपका प्राइस रिटर्न है जो कि आपको ये बताता है कि आपकी प्राइस चेंज की वजह से आपको कितना मुनाफा हो रहा है। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली होता है कि कंपनीज जो है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं, जो कि आपके अकाउंट में, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि आपको स्टेबल डिविडेंड्स दे, उसके लिए आपको कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखनी पड़ती है। डिविडेंड यील्ड बेसिकली होता है कि जो भी पर शेयर डिविडेंड है उसको आप कंपनी की मार्केट प्राइस से डिवाइड करके देखते हैं कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड क्या आ रही है। अगर किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड ज्यादा है और आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो आपको स्टेबल डिविडेंड्स दे रही हो, तो वो कंपनी आपके लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी तरह आपको कंपनी की हिस्टोरिकल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि पहले कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी थी, अब कंपनी की आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड कितना रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी ग्रोथ आ रही है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। कंपनी की लिक्विडिटी देखनी है कि कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रही है उसमें कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम आ रहा है उसमें, क्या वो एक्टिवली ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह कुछ चीजें जो है जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि आपको अपनी लोकल इकोनॉमिक्स डिजाइन किया था, बट वो शॉर्ट लिव था, क्योंकि सबको ये आइडिया था कि जैसे ही ये सिचुएशन जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी तो मार्केट अगेन जो है वो ऊपर जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है, जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन में क्या हो रहा है उसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो लास्ट मंथ हुए हैं जिनका मार्केट पे एक इम्पैक्ट आ सकता है वो भी मैंने समराइज करके बता दिए हैं। ये भी जो है वो आपको, जो आपके रिसर्च हाउसेज होते हैं या ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, ये स्पेशली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनका मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अब जैसे जुलाई 25 में ये 5 मेजर इंडिकेटर्स थे जिनका मार्केट पे एक इम्पैक्ट था। सबसे पहले तो इसी वीक जो है वो वेनसडे को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि स्टेट बैंक की होती है वो अनाउंस हुई थी, जिसमें वो अपना पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। पॉलिसी रेट का इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस से एक बहुत गहरा रिलेशन होता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली एज्यूम किया गया और प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, इनकम एवेन्यूज हैं उस पर आपका रिटर्न कम हो रहा है। तो आइडियली जो है वो इक्विटी मार्केट में एक इंटरेस्ट आता है और इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो अभी आपको जो है स्टेट बैंक की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स होती हैं उसका ट्रैक रखना चाहिए कि पॉलिसी रेट अभी कहाँ पे है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि बिकॉज उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस ड्राइव होती है। सेकेंडली, कंट्री के लिए जो एक और पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ये थी कि S&P ने जो है पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया था फ्रॉम CCC+ टू B-। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी कंट्री की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है तो चांस है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंट्री की तरफ आएंगी। इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। फिर
आई थिंक अप्रैल में यूनाइटेड स्टेट्स ने डिफरेंट कंट्रीज पे जो है वो टैरिफ्स लगाए थे, जिसमें पाकिस्तान पे 29% का टैरिफ लगा था। और जिस दिन ये टैरिफ की न्यूज आई थी उसके एक दो दिन के बाद पीएसएक्स में जो है वो लोअर मार्केट हॉल्ट लगा था, यानी मार्केट की ट्रेडिंग रुक गई थी, बिकॉज जो KSE 30 इंडेक्स है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया था। बट अभी रिसेंटली इसी वीक जो है पाकिस्तान और यूएस की ट्रेड टॉक्स फाइनलाइज हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान पे जो टैरिफ्स हैं वो 29% से कम होकर 19% तक कर दिए गए हैं। इसका जो है अब आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि जब आपके टैरिफ्स कम हो रहे हैं तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं या कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी यूएस के साथ ज्यादा ट्रेड है, और उसमें जो है उन कंपनीज की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। करंट अकाउंट बैलेंस का भी मार्केट के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हमारा करंट अकाउंट लास्ट ईयर जो FY 24 में वो डेफिसिट था $2.1 बिलियन का। इस साल जो है करंट अकाउंट आफ्टर 14 ईयर्स जो वो सरप्लस आया था $2.1 बिलियन। ये भी जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है और मार्केट की परफॉर्मेंस को ड्राइव करता है। और लास्टली जो है इन्फ्लेशन फिगर्स, फिस्कल ईयर 25 में हमारी इन्फ्लेशन बहुत सिंगल डिजिट में आ गई थी 4.5%, और आज भी जो हमारी जुलाई की इन्फ्लेशन आई है दैट इज 4.1%। तो जब भी आपकी इन्फ्लेशन कम होगी तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक डिसाइड करती है उसमें भी जो है वो एक डिक्लाइन आएगा, जिसकी वजह से कम इन्फ्लेशन को जो है वो मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं या पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं। तो उन चीज़ों पे जो है वो आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें या ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस को स्ट्रांगली ड्राइव करते हैं। थैंक यू जी, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू मिस्टर गदनफर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने, जैसे आपने बताया कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट होता है और लोगों को किस तरीके से उस टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सेट करनी चाहिए। एंड मिस्टर आनंद कुमार, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। ओके, अब हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं कुछ पार्टिसिपेंट्स का नाम लूंगी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है बैटल ऑफ द बुल्स में। सो वन बाय वन में नाम ले रही हूँ। मिस्टर फारूक मुस्तफ़ा, मुशर्रफ अली, मोहम्मद रायान, अली असगर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद असद, सऊद यूसुफ, गुलाम मुस्तफ़ा, मोसेब अहमद, मोहम्मद काशिफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन और वेरी गुड, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं। फुल पावर टू द पार्टिसिपेंट्स। और किसी ने क्वेश्चन किया है, कैन वी अप्लाई द बैटल ऑफ द बुल्स प्रिंसिपल्स टू एक्चुअल रियल ट्रेडिंग। जो हम आपको रूल्स बताते हैं, जो भी जैसे कि ब्रोकरेज हाउस से लोग आते हैं आपको बताते हैं फंडामेंटल्स देखने चाहिए, फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, तो हाँ आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, रियल ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटजी सेट करते जाइए और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि आप अपने फ्यूचर के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो मतलब आप रिसर्च करें, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उस बेसिस पे करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करें। So thank you everyone for joining today's session, and thank you Mr. Anand from Intermarket Securities, और thank you Gazanfar. So Allah Hafiz everyone, मिलेंगे next session में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।